भी हम लोग कोई वेट ऐसे उठा रहे हैं, ठीक है, तो वेट हम लोग यहाँ से उठा रहे हैं तो वेट इधर, ये फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, तो फल्क्रम इधर। फिर रिस्ट एंड एंकल, तो रिस्ट में 8 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्पल्स क्या है, जो यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट है। एक बोन है जिसका एक एंड बॉल की तरह है, ये वाला एंड, और एक बोन है जो सॉकेट की तरह हॉलो है, तो ये ऐसे फिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट। बोन्स के 2 पार्ट है मेनली, इनऑर्गेनिक पार्ट जो मिनरल्स से बना है, ऑर्गेनिक पार्ट। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बेसिकली हमने क्या फर्क देखा है, 206 बोन्स इसमें होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस, एंड आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द स्केलेटल सिस्टम, जो कि क्लास 9 आईसीएसई का एक चैप्टर है, जिसमें हमें अपने ही बॉडी के फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना है। हमारा जो बॉडी का फ्रेमवर्क है वो बोन्स और मसल्स को मिला करके बना है, जो कलेक्टिवली काम करते हैं और हमें मूव करने में मदद करते हैं। पर ये खाली मूवमेंट जितना ही नहीं है इनका फंक्शन, इनके और भी कई ज्यादा फंक्शंस है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ह्यूमन स्केलेटन का क्या क्या फंक्शंस होता है, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटल यानी कि पूरा जो बोन्स है, ठीक है, स्केलेटन, ठीक है, पूरा जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, सबसे पहले है सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करना। अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होते तो हम लोग जिगली जली की तरह एक जगह से दूसरी जगह जंप कर करके मूव करते, है ना, पर ऐसा नहीं है। वी हैव बोन्स, जिसके वजह से हमारी बॉडी को एक ढांचा मिलता है, एक प्रॉपर शेप मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अ हार्ड फ्रेमवर्क दैट गिव्स द बॉडी अ डेफिनाइट शेप। दूसरा क्या है, डेलिकेट ऑर्गन्स को बोन्स प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा जो ब्रेन है वो स्कल में होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो स्कल के अंदर ब्रेन होता है, एंड जो बाहर जो स्कल है इट इज वेरी टफ। तो ब्रेन पे अगर कोई भी इंजरी होगी तो सबसे पहले कौन उसे सह लेगा, स्कल, ताकि एकदम मिनिमम इंजरी हो ब्रेन को, अगर ऐसा कुछ होता है तो। फिर जो रिबकेज है वो हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। इंटरनल ऑर्गन्स को रिबकेज प्रोटेक्ट करके रखता है, ये रिबकेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है मूवमेंट। एक्ट्स एज अ सिस्टम ऑफ लिवर्स। लिवर्स हमने पढ़ा था फिजिक्स में, है ना, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर, थर्ड क्लास लिवर। ये क्या है, सिंपल मशीन्स है जो हमारा जो काम है उसको आसान बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी लिवर्स होते हैं, ठीक है। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर ताकि हम लोग मूव कर सके, ये लिवर फॉर्म करते हैं। अलग अलग जगह पे जो बोन्स होते हैं अलग अलग क्लास के लिवर की तरह एक्ट करते हैं, जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के। फर्स्ट क्लास लिवर हो गया, सेकंड क्लास लिवर हो गया। फिर लीवरेज इंक्रीजेस द स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट। जैसे कि जो बाइसेप्स होते हैं, ये जो मसल्स होते हैं बाइसेप्स, ये 4 आर्म को मूव करने में मदद करते हैं। जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब 4 आर्म क्या है, आगे आता है। फिर जब बाइसेप्स रिलैक्स करते हैं तब 4 आर्म क्या है, पीछे जाता है। तो बाइसेप्स के मूवमेंट की वजह से क्या है, हम लोग 4 आर्म मूव कर सकते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन्स के अंदर का जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसे हम बोलते हैं बोन मैरो, एंड ये बोन मैरो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको प्रोड्यूस करता है। तो ये ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। फिर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। तो बोन्स किससे बनते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बनते हैं। तो ये दोनों मिनरल्स के एक रिजर्वॉयर की तरह काम करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस किस फॉर्म में स्टोर्ड है, बोन्स के फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्केलेटन। तो अब स्केलेटन जो है वो 3 एलिमेंट्स से बना है। सबसे पहले है बोन्स, जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं। स्केलेटन में आप क्या देख सकते हो, सबसे प्रोमिनेंट पार्ट क्या है, बोन्स है ना, हर जगह बोन है, ठीक है। तो बोन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट फॉर्म करता है, द हार्ड मेन फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। फिर नेक्स्ट क्या है, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ना, ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बोन जितना हार्ड नहीं होता है पर स्किन से ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, बीच का होता है। एंड इसके 2 फंक्शंस है, पहले फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एंड जो सेकंड फंक्शन है इसका वो वेयर एंड टेयर से बचाता है, यानी कि 2 बोन्स के बीच में एक कुशन का काम करता है। जैसे ये कार्टिलेज है पर दिस इज नॉट कार्टिलेज, ये बोन है, एंड दिस वन इज कार्टिलेज, दिस इज कार्टिलेज, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है ना,
पर ये एट द सेम टाइम ये रिजिड भी बना रहा है स्ट्रक्चर को, ऐसे पूरा जेली की तरह नहीं कर सकते ना हम लोग ईयर्स को। तो ये क्या है, कार्टिलेज है। फिर दो बोन्स के बीच में भी क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये दोनों बोन्स है, ये जुड़े हुए हैं, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, कार्टिलेज होगा, ताकि जब भी हम लोग मूव करें तो बोन्स आपस में घसे ना। फिर लिगामेंट्स क्या है, लिगामेंट्स एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइंट करके रखते हैं, ठीक है। जहां पे भी जॉइंट्स होते हैं, यानी कि ये एक जॉइंट है, फिर नी जॉइंट होता है, तो लिगामेंट्स क्या करते हैं, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। अब बोन कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर क्या है, बोन्स के दो पार्ट है मेनली, इनऑर्गेनिक पार्ट जो मिनरल्स से बना है, इनऑर्गेनिक पार्ट। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बेसिकली हमने क्या फर्क देखा है कि इनऑर्गेनिक पार्ट नॉन लिविंग थिंग्स से हम लोग को मिलते हैं एंड जो ऑर्गेनिक है वो लिविंग थिंग्स से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। बट अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे तो इनऑर्गेनिक पार्ट में यूजुअली कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स मिसिंग होते हैं, वेराज ऑर्गेनिक पार्ट में कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्प्लेक्स चेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेजॉरिटी इसमें डिफरेंस है। तो बोन्स में जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो क्या है, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो इनऑर्गेनिक पार्ट फॉर्म करता है। एंड ऑर्गेनिक पार्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। ऑर्गेनिक पार्ट स्ट्रेचेबल होता है जो बोन के अंदर होता है, एंड आउटर जो एकदम हार्ड कवरिंग है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बनता है। अब डीकैल्सिफाइड बोन किसको कहते हैं, इफ अ बोन इज प्लेस्ड इन वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम लोग बोन को वीक HCl में मतलब इमर्ज कर दे, तब क्या होगा, मिनरल पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा ओवर टाइम और खाली उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट है वही बचेगा, जो अंदर का सॉफ्ट पार्ट है वही बचेगा। अब ये जो सॉफ्ट पार्ट है ये ऑब्वियसली मिनरल से तो बना नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एंड इसको हम लोग नॉट में भी बांध सकते हैं, मतलब इतना स्ट्रेचेबल होता है कि इसकी एक गांठ भी बांध सकते हैं। द बोन बिकम सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल इनफ टू बी टाइड इन अ नॉट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डीकैल्सिफाइड बोन क्या है, वीक HCl में बोन को डाला, उसका जो भी बाहर आउटर टफ पार्ट था जिसमें मिनरल्स थे वो एसिड में डिसॉल्व हो गया और अंदर का जो सॉफ्ट ऑर्गेनिक पार्ट था वो बच गया। अब ये ऑर्गेनिक पार्ट इतना सॉफ्ट होता है कि इससे हम लोग इसकी गांठ भी बांध सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं डीकैल्सिफाइड बोन, जिसमें से कैल्शियम फॉस्फोरस हट चुके हैं। अगर हम लोग बोन को स्ट्रांगली हीट करेंगे यानी कि ऑक्सीडाइज करेंगे, तब क्या होगा, उसका ऑर्गेनिक मैटर तो कंप्लीटली जल जाएगा, पर जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो ऐश में बदल जाएगा, विच इज ब्रिटल एंड ब्रेक्स इजीली। तो पहले वाले पार्ट में क्या डिस्ट्रॉय हो गया था, इनऑर्गेनिक पार्ट बोन से हट गया था। दूसरे वाले पार्ट में जलने के प्रोसेस में क्या होगा, ऑर्गेनिक पार्ट हट जाएगा एंड इनऑर्गेनिक पार्ट बच जाएगा। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन, जैसे ये एक एग्जांपल है लॉन्ग बोन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पॉन्जी बोन मैरो यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जी बोन विथ रेड मैरो, इधर रेड मैरो है, ठीक है। फिर स्पॉन्जी बोन ट्रैबेक्यूले विथ रेड मैरो, ठीक है। ये जो एकदम एंड पॉइंट्स होते हैं उसको ट्रैबेक्यूले बोलते हैं, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। पेरियोस्टियम क्या है, द आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग द बोन सरफेस, इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इसको बोलते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है। पेरियोस्टियम क्या होता है, बोन का जो सबसे आउटर कवरिंग होता है, ठीक है, आउटर कवरिंग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरियोस्टियम। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इसमें भर भर के ब्लड वेसल्स होते हैं। फिर बोन मैरो क्या है, द सेंट्रल हॉलो कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन्स, तो अंदर का जो हॉलो कैविटी है ना अंदर, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो। अब बोन मैरो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है येलो मैरो, एक होता है रेड मैरो। तो येलो मैरो फैट टिश्यू से बनता है एंड ब्लड वेसल से बनता है। फैट टिश्यू को क्या बोलते हैं, टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था, एडिपोज टिश्यू, जो फैट को स्टोर करते हैं। तो येलो मैरो किससे बनता है, एडिपोज टिश्यू और ब्लड वेसल से। रेड मैरो एंड्स में पाया जाता है, यहाँ पे बीच में येलो मैरो और एंड में क्या है, रेड मैरो, ठीक है। इट इज फाउंड एट द एंड्स ऑफ बोन्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स। तो रेड मैरो ही क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। फिर क्या है, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन, द शाफ्ट इज थिक वॉल्ड एंड कॉम्पैक्ट व्हाइल द एंड्स आर स्पॉन्जी। तो ये स्पॉन्जी एंड्स को बोला जाता है ट्रैबेक्यूले। तो दिस इज द स्पॉन्जी एंड, इसको क्या बोलेंगे, ट्रैबेक्यूले। इसी में रेड मैरो भी प्रेजेंट होता है और बीच का जो पार्ट होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, वो टफ होता है, ठीक है, और साइड का जो दो पार्ट है वो स्पॉन्जी होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स बाय शेप,
तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ बोन्स अगर हम लोग शेप के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले लॉन्ग बोन जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा था, ठीक है, ये लॉन्ग बोन्स इनका डिस्क्रिप्शन क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ शैफ्ट, यानी कि बीच में एक लंबा सा पोर्शन होगा एंड साइड में स्पॉन्जी पोर्शन होगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ शैफ्ट विथ अ नॉब एट ईच एंड, थिक वॉल्ड, इसके जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं और एंड में ये स्पॉन्जी नॉब होता है, ये इसको नॉब कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, आर्म्स में जो बोन्स होते हैं, फिर लेग्स में जो बोन्स होते हैं, रिब्स जो लगे हुए हैं, जो रिबकेज हमने देखा था उसमें जो रिब्स लगे हुए हैं वो भी क्या है, लॉन्ग बोन्स का एग्जाम्पल है। फिर शॉर्ट बोन्स कैसे होते हैं, बॉक्स लाइक होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, अलाउज लिटिल मूवमेंट, थोड़ी बहुत मूवमेंट ये अलाउ करते हैं, जैसे कि एंकल में जो बोन्स है, रिस्ट के जो बोन्स है वो छोटे छोटे बोन्स होते हैं, जो एंकल तो नीचे है, ठीक है, ये रिस्ट के जो बोन्स है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे बोन्स होते हैं। फिर आते हैं फ्लैट बोन्स जो शोल्डर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये शोल्डर ब्लेड, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। शोल्डर ब्लेड में फ्लैट बोन्स प्रेजेंट है, स्कल में पूरा फ्लैट बोन प्रेजेंट है। फिर स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन होता है वो भी एक तरह का क्या होता है, फ्लैट बोन होता है। नाउ इट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेलल प्लेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, और इसके अंदर एक स्पॉन्जी बोन भी होता है। मैं दिखाई देती हूँ फ्लैट बोन का एग्जाम्पल, ये एक फ्लैट बोन है, ठीक है, दिस इज अ फ्लैट बोन, तो ऐसा कुछ होता है। फिर इसके अंदर स्पॉन्जी बोन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ह्यूमन स्केलेटन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स, 206 बोन्स इसमें होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो बीच का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, एक्सियल स्केलेटन है, एंड उससे जब वो लिम्स वगैरह अटैच्ड हो जाते हैं तो लिम्स वगैरह का जो पोर्शन है, ठीक है, हैंड्स और लेग्स का जो पोर्शन है वो किस में आता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो सेंट्रल फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन। इसमें सबसे पहले आएगा स्कल, ठीक है, स्कल में कौन कौन से रीजन्स है, सबसे पहले है क्रैनियम जिसको बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, ये जो क्रैनियम होता है ब्रेन बॉक्स, इसमें ब्रेन होता है, ठीक है। अब बहुत लोगों के केस में नहीं होता है, मजाक है, बट क्रैनियम में क्या होता है, ब्रेन होता है, मेड ऑफ 8 bones that are permanently fixed, includes the foramen magnum, ठीक है, a large hole at the back through which the spinal cord emerges। क्लियर है, तो यहाँ पे फोरामेन मैग्नम होगा जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलेगा। ये ब्रेन बॉक्स है, यहाँ पे एक होल होगा और उसके थ्रू क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर निकलेगा। तो फोरामेन मैग्नम वही होल है। नेक्स्ट है फेस, फेस में 14 बोन्स होते हैं और जो लोअर जॉ होता है सिर्फ वही मूवेबल होता है, मतलब इसी को आप मूव कर सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये फिक्स्ड होता है, इट इज नॉट मूवेबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, वर्टेब्रल कॉलम, तो स्कल अब हो गया, स्कल का जो मतलब जो क्रैनियम था उसमें 8 बोन्स थे एंड जो फेस था उसमें 14 बोन्स थे, तो स्कल वाला रीजन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या है, वर्टेब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन, दिस इज द वर्टेब्रल कॉलम, इसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, जिसको हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, ठीक है। तो वर्टेब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 रिंग लाइक वर्टेब्रे, मतलब कि 33 ऐसे छोटे 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 वर्टेब्रे क्या है, जुड़े हुए हैं, एक का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें से एक ठो निकाल करके, एक वर्टेब्रे निकाल करके यहाँ पे क्या है, इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इसे अभी हम पढ़ेंगे। Now, it is divided into 5 regions. It is curved to maintain balance in an erect position, absorbs pressure and protects the column from breaking during activities like walking and running. तो हमारी बॉडी को क्या करता है, वॉकिंग रनिंग इस मतलब इस दौरान मदद करता है, एंड हमें सीधा खड़े होने में मदद करता है, सीधा बैठने में मदद करता है। बैकबोन होता है ना, बहुत लोग मतलब बहुत बार ऐसे भी बोलते हैं लोग कि जिसकी रीढ़ की हड्डी मतलब टूट गई, फिर वो मतलब पूरा बेड पे ही है, मतलब ना वो चल पाएगा ना वो अब दौड़ पाएगा। तो ये सब बेसिक एक्टिविटीज के लिए बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है बैकबोन। अगर बेसिक पोस्चर ही नहीं रहेगा तो हम लोग खड़े ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये वर्टेब्रे इसको बोलते हैं। अब रीजन्स ऑफ द वर्टेब्रे क्या है, मेनली 5 रीजन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो नेक वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल, यहां से यहां तक जो नेक वाला पार्ट होता है, ठीक है, सर्वाइकल वर्टेब्रे। फिर आता है थोरैसिक वर्टेब्रे जो चेस्ट वाला पार्ट होता है। फिर आता है लंबर जो लोअर बैक में प्रेजेंट होता है, एंड सैक्रम एंड देन कॉक्सिक्स। तो
तो सैक्रम 5 वर्टेब्रे को मिला करके बना है, कॉकिक्स 4 वर्टेब्रे को मिला करके बना है। तो सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। द फर्स्ट इज द एटलस एंड द सेकेंड इज द एक्सिस। यहाँ पे जो सर्वाइकल वर्टेब्रे है, तो पहले बोन को यहाँ पे क्या बोला गया है, एटलस बोला गया है, इसको और जूम इन करके यहाँ पे दिया गया है। एंड सेकेंड बोन जो इससे जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोला गया है, एक्सिस बोला गया है। ठीक है, तो 7 वर्टेब्रे आर प्रेजेंट, द फर्स्ट इज द एटलस एंड द सेकेंड बोन इज द एक्सिस। तो पहले वाले का नाम क्या है, एटलस, एंड सेकेंड वाले का नाम क्या है, एक्सिस है। उसके बाद किसी का नाम नहीं दिया गया है, जो रिमेनिंग जो 7 में से जो 5 वर्टेब्रे हैं उसका कोई नाम नहीं है। फिर है थोरैसिक यानी कि चेस्ट। तो 12 वर्टेब्रे आर प्रेजेंट इन दिस रीजन विथ लॉन्ग न्यूरल स्पाइंस डायरेक्टेड बैकवर्ड्स। ये है न्यूरल स्पाइंस, ये जो यहाँ पे कांटे जैसे दिख रहे होंगे, ठीक है, ये क्या है, न्यूरल स्पाइंस। तो इसी का एक ऐसे क्रॉस सेक्शन दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे न्यूरल स्पाइन देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसी का क्रॉस सेक्शन है, ये जो होल है इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड होके गुजरता है। नाउ लंबर यानी कि लोअर बैक, इसमें 5 वर्टेब्रे होते हैं विथ वेल डेवलप्ड स्पाइंस फॉर पावरफुल बैक मसल अटैचमेंट। तो इसमें मसल्स एंड बोन्स आपस में एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मसल्स एंड बोन्स पूरे फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अटैच्ड होते हैं। फिर सैक्रम क्या है, 5 फ्यूज्ड वर्टेब्रे फॉर्मिंग अ लार्ज बोन। तो सैक्रम 5 वर्टेब्रे को फ्यूज करके बनता है। यहाँ पे सैक्रम देख सकते हो, ये तो लंबर है। ठीक है, हमने लंबर में मिस तो नहीं किया ना, नहीं। तो लंबर क्या है, लोअर बैक में जो वर्टेब्रे प्रेजेंट है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, ये रीजन्स में डिवाइडेड है। ये वाला चेस्ट वाला पार्ट है थोरैसिक, एंड ये वाला नेक वाला पार्ट है सर्विकल। फिर ये सैक्रम है। ठीक है, सैक्रम 5 वर्टेब्रे को फ्यूज करके बना है, और कॉकिक्स क्या है, 4 वर्टेब्रे को फ्यूज करके बना है। ये एक टेल की तरह काम करता है। ठीक है, प्रेजेंटिंग अ रूडिमेंटरी टेल, जिसका कोई काम नहीं है अभी। ठीक है, पहले ये और बड़ी होती होगी, अब एवोल्यूशन के साथ साथ इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है। नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्टेब्रा, यानी कि एक वर्टेब्रा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे देखा था, ये एक वर्टेब्रा का स्ट्रक्चर है। यहाँ से एक वर्टेब्रा निकाला गया है और आपको उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ईच वर्टेब्रा इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल की पार्ट्स। तो सबसे पहले है सेंट्रम। सेंट्रम क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द बॉडी ऑफ द वर्टेब्रे। बॉडी ऑफ द वर्टेब्रे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है, मेजॉरिटी वाला जो पार्ट है, इसको सेंट्रम बोलते हैं, या बॉडी ऑफ द वर्टेब्रे भी बोला जाता है। फिर न्यूरल कैनल, अ कैनल ऑन द डोर्सल बैक साइड ऑफ द सेंट्रम फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ 2 न्यूरल आर्चेस। द स्पाइनल कॉर्ड रन्स थ्रू दिस कैनल। तो न्यूरल कैनल क्या है, ये जो होल है, ठीक है, ये जो होल है इसको क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनल, और स्पाइनल कॉर्ड इसी के थ्रू निकलती है। ऐसे कितने सारे, हर एक में न्यूरल कैनल होंगे, एंड उसी के थ्रू क्या है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर जाएगी। नेक्स्ट है न्यूरल स्पाइन, अ फ्लैट लॉन्गिट्यूडनल रिज दैट प्रोजेक्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द मीटिंग पॉइंट ऑफ द 2 न्यूरल आर्चेस। तो न्यूरल स्पाइन देख लेते हैं कहाँ पे है, दिस इज न्यूरल स्पाइन। ये वाला जो पोर्शन है, इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, न्यूरल स्पाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 2 पोर्शंस है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, न्यूरल आर्च। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूरल आर्च, इसको बोलते हैं न्यूरल स्पाइन। ठीक है, दिस इज द न्यूरल आर्च, इस साइड है। एंड नेक्स्ट क्या है, ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो 1 बाय 1 सब यहाँ पे लेबल्ड है। नेक्स्ट क्या है, न्यूरल स्पाइन, हमने पढ़ ही लिया था, ये जो रीजन है, ये जो बाहर से निकला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरल स्पाइन। फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस, थिक साइडवर्ड प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द न्यूरल आर्चेस। तो न्यूरल आर्चेस जब आगे और एक्सटेंड हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये दोनों साइड में ऐसे प्रेजेंट है, बीच में न्यूरल स्पाइन, यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकुलर फैसेट्स, surfaces located on either side of the vertebra that help in joining 2 vertebra together। तो आर्टिकुलर फैसेट्स क्या करते हैं, 2 वर्टेब्रा को फिट करने में काम आते हैं। ठीक है, 2 वर्टेब्रे को क्या करते हैं, फिट करते हैं, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर बैठ सके, एक पजल की तरह बैठ सके। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है समवेयर आर्टिकुलर फैसेट। एक सेकेंड, इसको रब कर लेते हैं और बेटर तरीके से दिखेगा।
मेनली यहाँ पे समवेयर ओवर हियर, ठीक है, इधर क्या है, आर्टिकुलर फेसेट प्रेजेंट होता है और इसका काम सिंपल सा यही होता है, दो वर्टेब्रे को जोड़ना, एक पजल की तरह फिट करना ताकि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं। अब इंटरवर्टेब्रल डिस्क क्या है, अ पैड ऑफ कार्टिलेज दैट फॉर्म्स अ कुशन बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टेब्रे। तो दो वर्टेब्रे के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ताकि वेयर एंड टेयर ना हो। मैंने पहले ही बोला था कि बोन्स आपस में घसे ना, जहां पे भी बोन्स जुड़ते हैं वहां पे बीच में कार्टिलेज आ जाता है ताकि जहां पे बोन्स जुड़ रहे हैं वहां पे क्या है, घसना ना हो, वेयर एंड टेयर ना हो, ठीक है। तो दो वर्टेब्रे के बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, इंटरवर्टेब्रल डिस्क। अब फाइनली वर्टेब्रल कॉलम तो हमने पढ़ लिया है, अब रिब्स एंड स्टर्नम पे आते हैं। तो स्टर्नम हमने पहले भी पढ़ा था कि इट इज अ फ्लैट बोन। तो ये जो बीच में जो ब्रेस्ट बोन आप देख सकते हो ये क्या है, स्टर्नम है, ठीक है, ये क्या है, स्टर्नम है। हाँ, दिस इज द स्टर्नम। नेक्स्ट, तो स्टर्नम को यहाँ पे क्या बोला जाता है, ब्रेस्ट बोन। अ लॉन्ग फ्लैट बोन इन द मिडल ऑफ द फ्रंट चेस्ट। रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स फॉर्म द रिब केज। तो कितने टोटल पेयर्स होते हैं रिब्स के, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। पेयर्स कैसे, ये एक इधर, ये एक इधर, ये क्या बनाता है, एक पेयर बनाता है। तो ऐसे करते करते 12 पेयर्स होते हैं जो रिब केज को बनाते हैं। अब ट्रू रिब्स क्या होते हैं, विच आर अटैच्ड टू द स्टर्नम, द फर्स्ट 7 पेयर्स, इनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। क्यों, बिकॉज ये ब्रेस्ट बोन से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये जो 7 यहां से, ये क्या है, ट्रू रिब्स है, यहां से लेके यहां तक, फर्स्ट से लेके 7 तक, यही सिर्फ स्टर्नम से, ये ब्रेस्ट बोन से अटैच्ड है, बाकी सब क्या है, इन बोन से अटैच्ड है, स्टर्नम से अटैच नहीं है। ध्यान से आप देखो, ये जो 8, 9, 10, 11, 12 है, ये स्टर्नम से अटैच्ड नहीं है, सिर्फ 7 तक की जो बोन्स है वो स्टर्नम से अटैच्ड है। तो इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। दे आर अटैच्ड वाया हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज के मदद से ये अटैच्ड होते हैं स्टर्नम से, ठीक है। फिर आते हैं फॉल्स रिब्स। तो 8, 9th एंड 10th पेयर्स, दे जॉइन द 7th रिब इंस्टेड ऑफ द स्टर्नम। तो जो 8, 9th और 10th पेयर है ये स्टर्नम से नहीं मिलते हैं, ये 7th रिब से ही क्या है, मिल जाते हैं। ये स्टर्नम के साथ फ्यूज नहीं कर रहे हैं, ये 7th रिब के साथ ही क्या है, फ्यूज कर रहे हैं। ये इधर भी जा रहा है, 7th से मिल रहा है, ये भी 7th से मिल रहा है, ये भी क्या है, अल्टीमेटली 7th से मिल रहा है। तो ये क्या है, फॉल्स रिब्स है, ये ट्रू रिब्स नहीं है। और फ्लोटिंग रिब्स क्या है, ये खाली फ्लोट कर रहे हैं, किसी से जुड़े हुए नहीं है, ना 7th रिब से ना ही स्टर्नम से, ठीक है। द 11th एंड द 12th पेयर, दे आर नॉट अटैच्ड टू द स्टर्नम एट ऑल। नाउ, तो एक्सियल स्केलेटन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन क्या था, सेंट्रल रीजन था। एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है कि सेंट्रल फ्रेमवर्क से जब हैंड्स एंड लेग्स अटैच्ड होते हैं तो हैंड्स एंड लेग्स वाले पोर्शन को एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बोन्स ऑफ द लिम्स, यानी कि हैंड्स एंड लेग्स में जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आर्म बोन्स ये रहे, लेग बोन्स ये रहे, इनके अपर एंड लोअर पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आर्म बोन्स में जो अपर पार्ट होता है उसको ह्यूमरस बोलते हैं, एंड लोअर पार्ट जो है वो 2 बोन्स से बनता है, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। फिर लेग बोन्स में जो थाई बोन होता है, जो अपर बोन होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। तो थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट, जिससे थाइज बनती है, ठीक है, जो थाइज में प्रेजेंट होते हैं। थाइज बनती क्या है, थाइज में ये बोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं फीमर, ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। फिर जो लोअर पोर्शन होता है, जैसे कि ये अपर बोन था और ये लोअर बोन था, ठीक है, ये लोअर पोर्शन था, बीच में जॉइंट है। वैसे ही पैरों में भी होता है, एक अपर पोर्शन होता है, डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये अपर पोर्शन होता है, फिर यहाँ पे लोअर, बीच में क्या है, जॉइंट है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट बोन प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर, ठीक है, थाई बोन। और यहाँ पे 2 बोन्स होते हैं, ठीक है। तो इनर बोन को बोलते हैं टीबिया एंड आउटर बोन को बोलते हैं फिब्यूला, जो कि लोअर वाले पोर्शन, जॉइंट के लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आर्म्स के केस में कोई भी कैप प्रेजेंट नहीं होता है, जॉइंट कैप प्रेजेंट नहीं होता है। नीज के केस में नी कैप प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं पेटेला, ठीक है। नी कैप क्यों प्रेजेंट होता है, बिकॉज नी जॉइंट जो है वो पूरे बॉडी के वेट को संभाल रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए नी जॉइंट क्या होता है, ये अगर नी जॉइंट है, ठीक है, ये कौन सा नी जॉइंट बनाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा घुटना है, तो इसके ऊपर क्या है, ये कैप प्रेजेंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेटेला,
नाउ फिर रिस्ट एंड एंकल, तो रिस्ट में 8 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्पल्स क्या है, जो यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे 8 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं रिस्ट वाले रीजन में। वैसे ही एंकल वाले रीजन में भी क्या है, 7 टार्सल्स प्रेजेंट होते हैं। टार्सल्स क्या होते हैं, जैसे कि ये, ठीक है ना। तो यहां ये वाला जो रीजन होता है ना, जहां पे पैर का जो बोन है एंड जो नीचे वाला पोर्शन है जहां पे फ्यूज हो रहे हैं, तो यहां पे क्या पाया जाएगा, टार्सल्स। एंड ये जो मूवेबल पार्ट है, यहां पे क्या है, कार्पल्स पाए जाएंगे। ठीक है, फिर मेटाकार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। मेटाकार्पल्स क्या होते हैं, जो यहाँ के जो बोन्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। वैसे ही पैरों में भी होता है, उसको बोलेंगे मेटाटार्सल्स। तो 5 मेटाकार्पल एंड 5 मेटाटार्सल। पैर के केस में भी होता है ऐसे, ये पैर है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या है, 5 बोन्स प्रेजेंट होंगे, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाटार्सल। एंड ये अगर हाथ में बनाऊं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहां पे भी क्या है, 5 बोन्स प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाकार्पल। ठीक है, तो बहुत ही एक रफ सा डायग्राम है, ठीक है, इसके थ्रू आई होप समझ में आ गया होगा। अब फेलेंजेस क्या है, 14 फेलेंजेस प्रेजेंट होते हैं, 2 थंब में एंड 3 बाकी सारे फिंगर्स में। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेलेंजेस। थंब्स में 2 फेलेंजेस है, ठीक है, ये 2 फेलेंजेस दिख रहे होंगे। फिर फिंगर्स में 3 फेलेंजेस है, यहाँ पे डिवाइडेड भी होता है ना, सेक्शन वाइज देख सकते हो, 3 फेलेंजेस है, यहाँ पे भी क्या है, 3 फेलेंजेस है। ठीक है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन पैरों में भी होता है, थंब में 2 फेलेंजेस होते हैं, बाकी फिंगर्स में 3 फेलेंजेस होते हैं। तो ये था लिम्स का स्ट्रक्चर पूरा। फिर है गर्डल्स। गर्डल्स क्या करते हैं, जैसे 2 बेसिक गर्डल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, शोल्डर गर्डल, एंड फिर आता है हिप गर्डल, पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो गर्डल क्या करता है, जो लिम्स को अटैच करने में मदद करता है। ऐसा स्ट्रक्चर जो लिम्स को अटैच करने में, जैसे कि यहाँ पे जो शोल्डर गर्डल है, तो ये जो ह्यूमरस बोन है, जो हाथ का जो बोन है ह्यूमरस, वो क्या है, शोल्डर गर्डल में फिट किया हुआ है। ठीक है, हिप गर्डल में भी क्या होता है, जो फीमर है वो हॉलो स्ट्रक्चर में, हिप गर्डल में क्या है, फिट किया हुआ रहता है। तो गर्डल अलाउ करता है लिम्स को मेन स्केलेटन से जोड़ने में, यानी कि एपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से जुड़ने में। तो गर्डल्स हेल्प आर्टिकुलेट द लिम्ब बोन्स टू द एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन से हाथ और पैर को जोड़ने में कौन मदद करता है, गर्डल्स। तो शोल्डर गर्डल, जिसको पेक्टोरल गर्डल भी बोला जाता है, कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट ट्रायंगुलर स्कैप्यूले। ठीक है, शोल्डर ब्लेड, 2 शोल्डर ब्लेड्स यहाँ पे होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, तो 2 शोल्डर ब्लेड्स होते हैं एंड 2 कर्व्ड क्लैविकल्स, कॉलर बोन्स। इसको कॉलर बोन्स बोलते हैं, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है। तो 2 कॉलर बोन्स है और 2 क्या है, शोल्डर ब्लेड है। फीचर्स अ कप शेप्ड ग्लेनोइड कैविटी वेयर द ह्यूमरस फिट्स। तो यहाँ पे एक होल होता है जिसमें ये ह्यूमरस फिट कर दिया जाता है। ठीक है, इसको ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं। यहाँ पे भी दिख सकता है, ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, ये क्या है, ये फ्लैट शोल्डर बोन है। आगे की तरफ ये कॉलर बोन हो जाएगा और पीछे की तरफ ये क्या है, शोल्डर ब्लेड है। नेक्स्ट क्या है, हिप या पेल्विक गर्डल, अ लार्ज ट्रफ शेप्ड पार्ट फॉर्म बाय 2 hip bones joined to the sacrum. Each hip bone is made of 3 fused bones. ठीक है, 2 हिप बोन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें और एक हिप बोन 3 पार्ट्स को मिलाकर के बनता है, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। इट कंटेन्स अ डीप कप शेप्ड कैविटी कॉल्ड एसेटाबुलम फॉर द फीमर। तो ग्लेनोइड कैविटी में क्या था, ह्यूमरस फिट हो रहा था, तो वैसे ही पेल्विक गर्डल में एक होल होता है, एसेटाबुलम, दोनों साइड में हॉलो कैविटी होता है जिसको बोलते हैं एसेटाबुलम, जिसमें क्या है, फीमर जॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये इस साइड एक कैविटी है, इस साइड भी एक कैविटी है। इसमें क्या है, पैर वाला जो बोन है, फीमर, इसी में जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही साइड क्या है, दिस इज द ईशियम, दिस इज द प्यूबिस। ठीक है, और ये सैक्रम रीजन है और ये जो बड़ा पोर्शन है इसको बोलते हैं इलियम। ये जो मेजर पोर्शन है दोनों साइड में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि 2 हिप बोन्स है, एक इस साइड में है, एक इस साइड में है। तो इलियम, फिर ये क्या है, ईशियम, एंड ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है, प्यूबिस। ठीक है, इलियम, फिर ये दोनों ईशियम
एंड ये जो बीच वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, प्यूबिस बोलेंगे, दोनों साइड में होता है। एसेटाब्युलम क्या है, दोनों साइड में एक होल होगा, एक कैविटी होगी जिसमें थाई बोन फिट हो जाएगा, ठीक है, लेग्स फिट हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ है ये। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, सबसे पहले तो जॉइंट होता क्या है, वो पॉइंट जहां पे बोन्स फ्यूज होते हैं, बोन्स आकर के मिलते हैं। A joint is the point where two separate bones meet. They are classified into three major categories based on their mobility. तो कौन सा जॉइंट कितनी मूवमेंट अलाउ करेगा, आपको कितना मूव होने देगा, उसके बेसिस पे हमने जॉइंट्स को क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले क्या है, इमूवेबल जॉइंट्स, ये एकदम भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, जैसे स्कल के जो बोन्स होते हैं, स्कल के जो जॉइंट्स है, ठीक है, ये एकदम भी मूव नहीं करते हैं, दे आर फ्यूज्ड। तो नो मूवमेंट इज पॉसिबल बिटवीन द बोन्स। बोन्स आर जॉइंट वेरी टाइटली बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन्स बहुत ही टाइटली जॉइंट होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये पहला एग्जाम्पल है इमूवेबल जॉइंट का। अब एग्जाम्पल क्या है, सर्चर्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल बॉक्स। तो सर्चर्स क्या होगा, ये जो है, ठीक है, तो ये एकदम टाइटली जॉइंट है, कोई चांस ही नहीं है मूवमेंट का। फिर आते हैं पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, जो थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं, अलाउज वेरी लिटिल और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, बहुत ही कम मूवमेंट अलाउ करेंगे। बोन्स आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो बोन्स कार्टिलेज के मदद से जुड़ते हैं इस केस में। एंड जॉइंट्स बिटवीन अ रिब एंड द ब्रेस्ट बोन। रिब्स जो होते हैं ना, वो सिग्निफिकेंटली उतना ज्यादा मूव नहीं कर सकते, पर हम लोग थोड़ा बहुत रिब्स को मूव कर सकते हैं। जैसे कि जब भी ब्रीद इन करते हैं तो रिब्स स्लाइटली ऊपर हो जाते हैं, जब भी ब्रीद आउट करते हैं, मतलब एक्सहेल करते हैं, तब रिब्स वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं। जॉइंट्स बिटवीन द वर्टेब्रे, दे आर ऑल्सो स्लाइटली मूवेबल, पार्शियली मूवेबल। अब फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट। ये एक स्ट्रक्चर है साइनोवियल जॉइंट का, ये दो बोन्स है, दोनों के बीच में एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, जो बोन्स को घसने से रोकता है, ठीक है, फ्रिक्शन के वजह से जो वेयर एंड टेयर है उसको प्रिवेंट करता है। बीच में एक फ्लूइड होता है जो ल्यूब्रिकेट करता है जॉइंट्स को, ठीक है, ये भी वेयर एंड टेयर को प्रिवेंट करता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। और यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड ये जो बड़ा अटैचमेंट दिख रहा है, जो दो बोन्स को अटैच कर रहा है, इसको बोलेंगे लिगामेंट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे कार्टिलेज, कार्टिलेज के बीच में भी फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, फिर उसके ऊपर है साइनोवियल मेम्ब्रेन, एंड उसके ऊपर है फाइनल जो अटैचमेंट है वो है लिगामेंट। और इसको टोटल मिला करके क्या बोलते हैं, जॉइंट कैप्सूल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, these joints allow a considerable degree of movement and have a specific structure called a synovial sac। तो जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स के कैटेगरी में आते हैं। ligaments hold the bones firmly in position and prevent dislocation। हम लोग मूव तो कर सकते हैं पर ये प्रॉपरली पूरा डिसलोकेट नहीं हो जाएगा, ये बोन्स अलग अलग नहीं हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनको लिगामेंट्स होल्ड करके रखे हैं, डिसलोकेट नहीं हो जाएंगे, खिसक नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा सीवियर इंजरी के केस में ऐसा हो सकता है, बट नॉर्मली छोटे मोटे चोट अगर लग भी जाए तो ये खिसकता नहीं है। Synovial fluid is a lubricating fluid that reduces friction between contacting surfaces। तो दो बोन्स के बीच में क्या है, फ्लूइड है, इसको बोलते हैं synovial fluid, ये lubrication का काम करता है। Synovial membrane is a thin membrane that forms the sac containing the fluid। तो synovial membrane हमने पढ़ ही लिया है, इसके अंदर synovial fluid भरा रहता है। Fibrous capsule is an outer protective layer। तो एक outer protective layer भी present है, उसको हम लोग बोलेंगे joint capsule या फाइब्रस कैप्सूल, जो जॉइंट को पूरा एक जगह रख के रखता है, एकदम प्रोटेक्ट करता है। और ज्यादा लेयर्स होते रहते हैं ताकि और ज्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। तो पहले लिगामेंट है, उसके ऊपर भी क्या है, फाइब्रस कैप्सूल है, जॉइंट कैप्सूल है, जो और फर्दर प्रोटेक्ट करता है, उस पूरे रीजन में है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। तो सबके यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन। द राउंडेड हेड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ कप लाइक कैविटी ऑफ अनदर। इसके केस में क्या होता है, एक बोन है जिसका एक एंड बॉल की तरह है, ये वाला एंड, और एक बोन है जो सॉकेट की तरह हॉलो है, तो ये ऐसे फिट हो जाएगा इसमें, ठीक है।
तो एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, जो फिट होने वाला अभी हमने पढ़ा था ना गर्डल्स वाले रीजन में, तो वो बॉल एंड सॉकेट का ही एग्जाम्पल है। ये सिग्निफिकेंट मूवमेंट अलाउ करता है, मतलब बहुत अच्छे से हम लोग इस पूरे जॉइंट को क्या है मूव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मूवमेंट अलाउ करता है। इसीलिए इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक एंड होता है वो तो बॉल जैसा होता है और दूसरा सॉकेट होता है, हॉलो होता है, तो जो बॉल वाला एंड है वो इस सॉकेट में फिट हो जाएगा। अब हिंज जॉइंट क्या होता है, जो एक साइड ही मूवमेंट अलाउ करता है, जैसे कि ये एल्बो जॉइंट जो है, इसको हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं, पर इसको हम लोग ऐसे बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते नीचे के तरफ, तो ये क्या है, हिंज जॉइंट है। मूव्स लाइक अ डोर हिंज अलाउइंग मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज हो गया, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पर इसको हम लोग पूरा, मतलब एक होता है ना, इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, जैसे ऐसे किया जा सकता है, ठीक है, इसको ऐसे किया जा सकता है, पर इसको पीछे की तरफ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, पिवट जॉइंट क्या है, वन बोन रोटेट्स अराउंड अ पिवट लाइक एंड ऑफ अनदर बोन जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टेब्रे अलाउज नेक रोटेशन। तो नेक को हम लोग रोटेट कर पाते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे नेक को हम लोग क्या है रोटेट कर पाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक बोन का जो जॉइंट है वो दूसरे बोन के जॉइंट पे आराम से रोटेट कर सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिवट जॉइंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिस इज अ पिवट जॉइंट, ठीक है, ये एक्सिस है, सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ एटलस फेसिंग द स्कल, तो इसके ऊपर क्या है, स्कल फिट होता है, ठीक है, ये जो नेक जो सर्वाइकल रीजन है इसके ऊपर क्या होता है, स्कल होता है, तो स्कल इस रीजन पे फिक्स होकर के आराम से रोटेट कर सकता है, ये डिसलोकेट नहीं होगा, कहीं पे गिर नहीं जाएगा, है ना, तो ये क्या है रोटेट कर सकता है, तो स्कल इस पे पूरा इस पाइवट जैसे फिक्स्ड पॉइंट पे रह करके रोटेट कर सकता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पिवट जॉइंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। It allows bones to slide over each other to a limited extent. Joints of the wrist, that is carpals, ankles, tarsals and between vertebrae. तो ग्लाइडिंग जॉइंट यानी कि क्या, जब एक बोन दूसरे बोन पे क्या कर रहा है, ग्लाइड कर रहा है, ठीक है, एक बोन दूसरे बोन पे ग्लाइड कर रहा है, तो जो कार्पल्स होते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो अगर हम लोग ऐसे रिस्ट को मूव कर रहे हैं तो ये बोन दूसरे बोन पे क्या है, ग्लाइड कर रहे हैं। ये बोन्स आपस में क्या है, 8 बोन्स है ना यहाँ पे, तो ये 8 बोन्स क्या है, आपस में एक दूसरे पे ग्लाइड कर रहे हैं। सेम होता है एंकल्स के केस में, सेम होता है वर्टेब्रे के बीच में, कि ये एक दूसरे पे क्या कर सकते हैं, स्लाइटली ग्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, ग्लाइडिंग सरफेस मतलब ऐसे। तो रिस्ट के केस में भी ऐसा हो रहा है कि ये बोन्स आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे ग्लाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब वाइड रेंज में मोशन नहीं होता है इसमें, इस केस में थोड़ा सा ये एक दूसरे पे क्या है, ग्लाइड करते रहते हैं बोन्स, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ग्लाइडिंग जॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मसल्स। तो बोन्स के बारे में हमने पूरा अच्छे से पूरी कहानी कंप्लीट कर ली है, अब आते हैं मसल्स पे। मसल्स आर बंडल्स ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू दैट एनेबल मूवमेंट। तो मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मदद से मूवमेंट हो पाती है। अब प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर ऑल बॉडीली मूवमेंट्स। अगर मसल्स ना हो तो भी हमारी बॉडी प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाएगी। मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, रिलैक्स कर पाते हैं, इसी के वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, तो अगर हम लोग ऐसे कर रहे होते तो यहां से ये जो स्किन है ये क्या हो जाता, ये जो पोर्शन है ये टियर हो जाता, क्योंकि ये खींच रहा है। पर क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, क्योंकि ये रिलैक्स कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, इसके वजह से हम लोग आराम से ये पोर्शन मूव कर सकते हैं। वरना अगर ये एकदम रिजिड होता तो जैसे ही हम लोग ऐसे करते तो नीचे वाला पार्ट स्ट्रेच होके क्या हो जाता, टियर हो सकता था, ठीक है। अब शेप, दे कवर द स्केलेटल फ्रेमवर्क एंड गिव कॉन्टूर टू द बॉडी, गिव कर्व्स टू द बॉडी, ठीक है, शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बोन्स, अगर जस्ट इमेजिन अगर कोई इंसान खाली उसमें बोन्स है, मसल्स है ही नहीं, तो वो कैसा लगेगा। तो मसल्स क्या करते हैं, एक बेसिक फ्रेमवर्क में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक बेसिक शेप में कंट्रीब्यूट करते हैं। बोन्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मसल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एक इंसान को प्रॉपर शेप देने के लिए। फिर पोस्चर, दे हेल्प मेंटेन बॉडी पोस्चर व्हाइल सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग। तो मसल्स पोस्चर मेंटेन करने में मदद करते हैं। फिर स्ट्रक्चर क्या है, एक फिक्स्ड एंड होता है वेयर द मसल ओरिजिनेट्स, और एक क्या होता है, मूवेबल एंड होता है अटैच टू द बोन। तो फिक्स्ड एंड होता है मसल का, ठीक है, और मूवेबल एंड जो होता है मसल का वो बोन से अटैच्ड होता है, विच मूव्स व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स।
तो ये जो मूवेबल एंड है वो कब मूव करता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब ये मूवेबल एंड क्या करेगा, मूव करेगा। अब टेंडन्स क्या होते हैं, जो मसल्स और बोन्स को जोड़ने में काम आते हैं। लिगामेंट्स क्या है, बोन टू बोन। टेंडन्स क्या है, जो मसल्स और बोन्स को जोड़ने में काम आते हैं। अ टफ नॉन इलास्टिक स्ट्रक्चर मेड ऑफ कोलाजन फाइबर्स दैट अटैचेस मसल टू द बोन। फिर मसल्स कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दे कैन नॉट लेंथन और पुश। तो मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, पर उनका जो ओरिजिनल शेप एंड साइज है वो मेंटेन्ड रहता है, वो डिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब there are various types of muscles. Human body contains about 400 muscles making up nearly half of the total body weight. They are categorized as voluntary, involuntary and cardiac. तो वॉलंटरी मसल्स क्या है, हम लोग अपने विल के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे हैंड्स एंड लेग्स के जो मसल्स है, हमारा मन करेगा तो यूज करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है, मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। फिर इनवॉलंटरी क्या है, जो हम अपने विल के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे स्टमक के जो मसल्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के जो मसल्स होते हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। मसल्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या आईलिड्स वगैरह, आईलिड्स में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट अचानक से आ जाए तो ये झपकेंगे, ठीक है, पलक झपकेगी, तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो कार्डियक क्या होता है, कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और ये टायरलेसली काम करते हैं। मतलब हार्ट बीट जब होती है, हार्ट बीट कैसे होती है, जब कार्डियक मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, है ना, तो ये टायरलेसली वर्क करते हैं। ये जिस दिन वर्क करना बंद कर दिए तो इंसान परमानेंटली सो जाएगा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ द हार्ट, दे आर टायरलेस एंड आर केपेबल ऑफ रैपिड मूवमेंट, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं एंड टायरलेस मतलब थकते नहीं है कभी थ्रू आउट लाइफ। फिर हार्ट के जो वॉल्स है वो कार्डियक मसल्स से बने हैं। अब एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं, टू मसल्स दैट कॉज ऑपोजिंग मूवमेंट आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल्स, यानी कि ऐसे दो मसल्स जो साथ में कभी काम नहीं करेंगे, जैसे बाइसेप और ट्राइसेप। अगर हम लोग बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ट्राइसेप हमेशा क्या है, रिलैक्स होगा। अगर हम लोग बाइसेप को रिलैक्स कर रहे हैं तो ट्राइसेप क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एंटागोनिस्टिक मसल्स है जो कभी भी साथ में काम नहीं करेंगे। तो मसल्स यूजुअली वर्क इन पेयर्स बिकॉज अ मसल कैन ओनली पुल नॉट पुश। अब एग्जाम्पल क्या है, बाइसेप जो फ्लेक्सर मसल होते हैं और ट्राइसेप जो एक्सटेंसर मसल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स टू बेंड द आर्म एट द एल्बो, कॉन्ट्रैक्ट्स टू स्ट्रेटन द आर्म। तो बाइसेप कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हमें इसको रेज करना होता है आर्म को, ठीक है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हमें इसको स्ट्रेटन करना होता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, मोस्ट एक्शंस लाइक वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग रिक्वायर द कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ऑफ सेवरल मसल ग्रुप्स। तो ऐसे ही बाइसेप ट्राइसेप की तरह हमारी बॉडी में और भी मसल ग्रुप्स प्रेजेंट है जिनके कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हम लोग बॉडी मूवमेंट्स कर पाते हैं। अब फाइनली एक टॉपिक है लिवर मैकेनिज्म, जो आपके सिलेबस में तो वैसे उतना इन डिटेल नहीं पूछा जाएगा पर स्टिल हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में कैसे लिवर फॉर्म होते हैं, लिवर्स क्या है, सिंपल मशीन्स के एग्जांपल है, तो हमारी बॉडी में भी लिवर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, बोन्स और मसल्स के केस में। तो द स्केलेटल एंड मसल्स एक्ट टुगेदर एज लीवर सिस्टम, ये लिवर सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं ताकि हमारा जो डे टू डे टास्क है वो इजियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑर्डर लिवर क्या होता है, फर्स्ट क्लास लिवर क्या होता है, जिसमें फल्क्रम यानी कि फिक्स्ड पॉइंट, फल्क्रम क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट होगा जो मूव नहीं करेगा, ठीक है। और वेट क्या है, वेट वो पॉइंट होगा जहां पे हमें कुछ उठाना है या किसी चीज को लिफ्ट करना है, ठीक है। और पावर जहां से फोर्स जनरेट होगा, जहां से हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, फोर्स जनरेट करेंगे। क्लियर है, तो 3 पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर लिवर में क्या होता है, जो फल्क्रम होता है ना वो बीच में होता है, वेट एक साइड होता है और पावर एक साइड से जनरेट होती है। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर लिवर। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ट्राइसेप मसल है, यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मली ऐसे रेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये ट्राइसेप मसल है, पावर यहाँ से जनरेट हो रही है, ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जहां से आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जहां से कॉन्ट्रैक्शन होगा वहीं से पावर जनरेट होगी, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा वहीं से पावर जनरेट होगी। तो जब हम लोग हाथ ऐसे रखते हैं तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पावर यहाँ से जनरेट होगी। फिक्स्ड पॉइंट हमारा ये है फल्क्रम, ठीक है, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। और वेट हम लोग कहां से उठा रहे हैं, यहां से, तो यहां से क्या है, वेट, इस साइड वेट है,
इस साइड क्या है, पावर जनरेट होगी, और ये जो जॉइंट वाला पार्ट है जो फिक्स्ड है, जो हिलेगा डुलेगा नहीं, तो वो क्या है, फल्क्रम है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, जो वेट होता है वो बीच में होगा, फल्क्रम जो फिक्स्ड पॉइंट है वो एक साइड होगा एंड पावर एक साइड जनरेट होगी। तो जब हम लोग खड़े हैं तो ये जो काव्स में जो हमारे मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी हम लोग खड़े हैं, ठीक है, तो लोअर लेग में जो काफ रीजन होता है ना, ये लोअर लेग है, ये लोअर लेग है, जॉइंट के नीचे वाला पार्ट है, तो ये वाला जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ऑब्वियसली पावर कहां से जनरेट होगी, यहां से पावर जनरेट होगी। यहां पर पूरे बॉडी का वेट एक्सर्ट होगा, हमारे पूरे बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एंकल पे एक्सर्ट होगा। तो पावर इधर है, वेट बीच में है, क्योंकि पूरे बॉडी का वेट क्या है, यहाँ पे एंकल पे एक्सर्ट हो रहा है, और फल्क्रम क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है जो चेंज नहीं होगा जब हम लोग खड़े हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, फल्क्रम फिक्स्ड पॉइंट। तो ये लिवर क्या है, सेकंड ऑर्डर है। अब थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, बीच में पावर होती है, फल्क्रम और वेट साइड में होते हैं। तो यहाँ पे वेट बीच में था, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर में पावर बीच में होगी। जैसे कि जब भी हम लोग बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, वेट हम लोग इस साइड से उठा रहे हैं, ठीक है, वेट हम लोग इस साइड से उठाएंगे, क्लियर है। तो इस साइड से वेट उठाएंगे, पावर कहां से जनरेट होगी, इस बाइसेप के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पावर जनरेट होगी, एंड ये रहा फल्क्रम। तो ये वाला जो रीजन है ना, पावर यहां से जनरेट होगी, क्योंकि हम जब वेट उठाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर यहां पे भी लगेगा, तो यहां से पावर जनरेट होगी। ये फिक्स्ड पॉइंट है हमारा फल्क्रम, यहां से पावर जनरेट हो रही है और यहां से हम वेट उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से लिवर का एग्जाम्पल है, थर्ड ऑर्डर लिवर का एग्जाम्पल है। वापस से देख लेते हैं, जब भी हम लोग कोई वेट ऐसे उठा रहे हैं, ठीक है, तो वेट हम लोग यहां से उठा रहे हैं, तो वेट इधर, ये फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, तो फल्क्रम इधर, और पावर कहां जनरेट होनी चाहिए, यहां पे जनरेट होनी चाहिए, तब हम लोग उस वेट को उठा पाएंगे। तो पावर बीच में है, फल्क्रम इधर है और वेट इधर है। तो ये किस लिवर का एग्जाम्पल है, थर्ड ऑर्डर लिवर का एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।